हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉनिन एकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। तो आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। एक दो दिन पहले मैं आरसीसी डिजाइन का लेक्चर अपलोड किया हूँ। आरसीसी डिजाइन और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पैरेलली चलेगा, एक साथ चलेगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहे। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पहला यूनिट जो है हमारे पास वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को समझने से पहले, एनालिसिस करने से पहले हमें जानना पड़ता है कि मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारे पास, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम बहुत सारे नाम से जानते हैं। जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम सॉलिड मैकेनिक्स भी बोल देते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी बोल देते हैं और मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज भी बोल देते हैं। तो अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग नाम भी मिल सकता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम क्या करते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम डील करते हैं कि मटेरियल का बिहेवियर कैसा है अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोडिंग। एक्सटर्नल लोडिंग कुछ भी हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है, मोमेंट भी हो सकता है। उसके बारे में मैं इन डिटेल में बात करूंगा बाद में। पहले तो हम ये समझेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम किन चीज़ों के बारे में डील करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम डील करते हैं कि मटेरियल का बिहेवियर कैसा है जब हम उसमें लोड अप्लाई किए हैं तो, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट तो यही बोल रहा है हमारे पास, deals with the study of behavior of material when it is subjected to external load, that is force और moment। तो लोड के अप्लाई करने से मटेरियल किस तरीके से बिहेव कर रहा है, इस बिहेवियर के बारे में हम एनालिसिस करते हैं या डील करते हैं। कहाँ? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो मटेरियल दो टाइप्स के होते हैं। मटेरियल दो टाइप्स के होंगे। मटेरियल होता है एक रिजिड और एक होता है डिफॉर्मेबल मटेरियल, ठीक है। तो रिजिड और डिफॉर्मेबल मटेरियल का मतलब क्या है, या रिजिड और डिफॉर्मेबल बॉडीज़ का मतलब क्या है? रिजिड बॉडी, अगर आप किसी भी मटेरियल में लोड अप्लाई किए हो, लोड अप्लाई करने से अगर ज्योमेट्री में चेंज निकल के आ रहा है, ज्योमेट्री में चेंज निकल के आ रहा है कहने का मतलब ये है कि शेप एंड साइज में चेंजिंग निकल के आ रहा है, तो हम बोलेंगे वो मटेरियल डिफॉर्मेबल है। अगर लोड अप्लाई करने से मटेरियल में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, उसके ज्योमेट्री में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है, यानी कि शेप एंड साइज में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे ये मटेरियल हमारा रिजिड है। तो रिजिड बॉडी की एनालिसिस हम करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। उसके लिए एक अलग सब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो रिजिड मटेरियल की हम स्टडी कहाँ करते हैं? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में करते हैं। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम किस बॉडी का एनालिसिस करेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम डिफॉर्मेबल बॉडीज की स्टडी करेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे नाम में लिखा भी हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम लोग और क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिफॉर्मेबल बॉडीज की बात की जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट तो ये है हमारे पास। रिजिड मटेरियल और डिफॉर्मेबल मटेरियल को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। किसी भी आप मटेरियल को कंसिडर करो, मटेरियल में आप कोई मटेरियल लो और मटेरियल में आप दो पॉइंट को कंसिडर करो, उसके बाद उसमें लोड को अप्लाई करो। लोड के अप्लाई करते ही जो दोनों पॉइंट के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस होगा वो चेंज कर गया तो हम बोलेंगे डिफॉर्मेबल बॉडीज़ है। अगर दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं किया तो हम बोल देंगे उसको रिजिड बॉडी है या रिजिड मटेरियल है हमारे पास। इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे लेट अस सपोज हमारे पास एक फिक्स सपोर्ट है, ये वायर है, वायर, और एक हमारे पास ब्लॉक है, ब्लॉक। ये हम इस वायर में, एक वायर है हमारे पास और एक हमारे पास ब्लॉक है। इस वायर में हम किसी भी दो पॉइंट को कंसीडर कर लिए, लेट अस सपोज पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। उसी तरीके से हम ब्लॉक में भी किसी दो पॉइंट को कंसीडर कर लिए, पॉइंट नंबर A और पॉइंट नंबर B। उसके बाद हम क्या किए कि यहाँ पे लोड को अप्लाई किए। लोड को क्या किए? अप्लाई किए। दैट इज P। एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज P। लोड के अप्लाई करते ही क्या कर रहा है? वायर एक्सटेंड हो जा रहा है और ये 1 पॉइंट जो है वो डिस्प्लेस होकर के 1 डैश पे चला जा रहा है, 1 डैश पे चला जा रहा है। और 2 पॉइंट जो है वो 2 पॉइंट डिस्प्लेस होकर कहाँ तक चला जा रहा है? 2 डैश पे चला जा रहा है। उसी तरीके से ब्लॉक में भी हो रहा है। पॉइंट A जो है वो डिस्प्लेस होकर A डैश में चला जा रहा है, लेट अस सपोज। डिस्प्लेस होकर के ब्लॉक कुछ इस जगह शिफ्ट हो गया। A पॉइंट A डैश पे चला जा रहा है और B पॉइंट B डैश पे चला जा रहा है, लेट अस सपोज।
और हम ये देख पा रहे हैं कि ये 1 और 2 में जो पहले डिस्टेंस था, लेट अस सपोज वो था हमारे पास x। अब जो डिस्प्लेसमेंट होकर के 1 1 डैश पे चला गया और 2 2 डैश पे चला गया, तो ये जो दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस निकल के आया, लेट अस सपोज x डैश। x छोटा है, x डैश क्या है, बड़ा है, यानी कि रिलेटिव डिस्टेंस जो है वो चेंज कर गया। अगर रिलेटिव डिस्टेंस दोनों के बीच का चेंज कर गया तो हम बोलेंगे ये मटेरियल कैसा है, हमारा डिफॉर्मेबल मटेरियल है, डिफॉर्मेबल मटेरियल। उसी तरीके से अगर हम बात करें ब्लॉक की, तो ब्लॉक में जो ए और बी के बीच का डिस्टेंस था लोड अप्लाई करने से पहले, वो था लेट अस सपोज डेल्टा। और ए डैश बी डैश जब ये वायर का एक्सटेंशन हुआ तो ब्लॉक भी क्या किया, शिफ्ट किया, आपने पहले जिस जगह पे था वहाँ से क्या कर गया, शिफ्ट कर गया। तो लेट अस सपोज पॉइंट ए और पॉइंट ए डैश और बी डैश का भी वैल्यू निकल के आया, लेट अस सपोज डेल्टा। कहने का मतलब ये है कि लोड अप्लाई करने के बाद भी दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है, पहले भी डेल्टा था, अब भी डेल्टा है। तो हम बोलेंगे मटेरियल कैसा है हमारा, ब्लॉक कैसा है हमारा, वो है रिजिड मटेरियल या रिजिड बॉडी। तो ब्लॉक कैसा हो गया हमारे पास, रिजिड मटेरियल, रिजिड मटेरियल। तो चेंज कर गया तो उसको हमने बोल दिया डिफॉर्मेबल मटेरियल, चेंज नहीं किया तो हमने बोल दिया उसको रिजिड मटेरियल। और रिजिड मटेरियल की एनालिसिस हम करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, और डिफॉर्मेबल मटेरियल की एनालिसिस हम करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो पहला पॉइंट, तो बेसिक पॉइंट ये था हमारे पास कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम किन चीज़ों को डील करते हैं। अगला हम बात करते हैं कि कौन कौन से एजम्पशंस हमें लेने पड़ जाते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एनालिसिस के लिए। तो अब हम बात करेंगे एजम्पशंस की। अगला है हमारे पास एजम्पशंस इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। क्या क्या एजम्पशंस हमें लेने पड़ जाते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एनालिसिस के लिए। तो एजम्पशंस हमें किसी भी टॉपिक पे या किसी भी सब्जेक्ट में क्यों लेना पड़ जाता है, इसलिए लेना पड़ जाता है ताकि हम अपने कैलकुलेशन को आसान कर पाए। वैसा चीज़ हम मानते हैं, है ना, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता, लेकिन हम उस चीज़ को क्या करते हैं, मान लेते हैं। ऐसा मानने से हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो क्या क्या मानना पड़ता है हमें। तो पहला एजम्पशन क्या है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, पहला एजम्पशन ये बोल रहा है कि मटेरियल इज कंसीडर्ड टू बी होमोजेनियस। क्या मतलब हुआ इस होमोजेनियस का, मटेरियल इज टर्म टू बी होमोजेनियस इफ इट एक्सहिबिट्स सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी एट एनी पॉइंट इन गिवन डायरेक्शन। तो होमोजेनिटी वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल के जिसमें से आप मटेरियल में कोई सा भी पॉइंट को कंसीडर कर लो, उस पॉइंट पे आपको गिवन डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम मिलेगी, कोई सा भी पॉइंट पे। क्लियर है। इस बात को समझने के लिए हम एक डायग्राम ले लेते हैं। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक मटेरियल है, ठीक है, डैशा मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। ये रहा हमारा पास एक्स डायरेक्शन, ये रहा हमारे पास वाई डायरेक्शन, और ये रहा हमारा जेड डायरेक्शन। मैं 3 डायरेक्शन यहाँ पे दिखाया हूँ आपको समझने के लिए। इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकता है, ये बात वैलिड है हर डायरेक्शन के लिए। तो लेट अस सपोज हम एक पॉइंट को कंसिडर कर लिए यहाँ पे, पॉइंट नंबर ए, और एक हो गया हमारे पास पॉइंट नंबर बी, और एक हो गया हमारे पास पॉइंट नंबर सी। हम किसी भी पॉइंट की बात करें, अगर सेम डायरेक्शन की बात करें, लेट अस सपोज एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे हम, तो एक्स डायरेक्शन में ए पॉइंट पे इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या मिलेगा आपको, लेट अस सपोज ई मिला। उसी तरीके से बी पॉइंट पे भी आपको एक्स डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या मिलेगा, ई मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या बोल देंगे, हमारा मटेरियल कैसा है, होमोजेनियस है। अगर हम डी सी पॉइंट की बात करें तो उस पॉइंट पे भी एक्स डायरेक्शन में क्या मिलेगा आपको, इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम मिलेगा, दैट इज ई। ये बात है हर एक डायरेक्शन के लिए। वाई डायरेक्शन को भी देख लेते हैं। वाई डायरेक्शन में लेट अस सपोज मिला E1, यानी कि डायरेक्शन चेंज किए तो हमारा इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या किया, चेंज कर गया। तो लेट अस सपोज वाई डायरेक्शन में क्या मिला हमें, E1। उसी तरीके से बी पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में क्या मिलेगा आपको, E1 ही मिलेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, मटेरियल हमारा कैसा है, होमोजेनियस है। ये बात वैलिड है सी पॉइंट के लिए भी। मैं 3 पॉइंट यहाँ पे आपको दिखाया हूँ, ऐसा इन्फिनाइट पॉइंट हो सकता है मटेरियल में। तो ये बात वैलिड है हर एक पॉइंट के लिए, ठीक है। उसी तरीके से जेड डायरेक्शन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे लेट अस सपोज मिला E2। उस तरीके से हर एक पॉइंट पे जेड डायरेक्शन पे आपको E2 मिलेगा, E2। कहने का मतलब ये है कि पॉइंट के चेंज करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये इंडिपेंडेंट होता है पॉइंट के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस properties of homogeneous material
इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट, ये पॉइंट के इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन डायरेक्शन जैसे ही चेंज कर रहे हैं हम, डायरेक्शन चेंज करते ही क्या हो रहा है, इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या कर जा रहा है, चेंज कर जा रहा है, लेकिन डायरेक्शन के क्या है, ये डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये हमारा था फर्स्ट एजम्पशन। अब हम नेक्स्ट एजम्पशन की बात करते हैं। अगला जो एजम्पशन है हमारे पास वो है मटेरियल इज कंसिडर्ड टू बी आइसोट्रोपिक। अब मटेरियल कैसा कंसिडर करना है हमें, मटेरियल हमें कंसिडर करना है आइसोट्रोपिक। अब क्या मतलब ये होता है ये आइसोट्रोपिक का, मटेरियल इज टर्म टू बी आइसोट्रोपिक इफ इट exhibits same elastic property in all direction at a given point। अब क्या मतलब हुआ ये आइसोट्रोपिक का, आइसोट्रोपिक वो प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का जिसमें से आप मटेरियल में किसी भी एक पॉइंट को कंसीडर कर लो, उस एक पॉइंट पे सारे डायरेक्शन में आपको इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम मिलेगा। अगर सारे डायरेक्शन में आपको इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम मिलेगा तो हम क्या बोल देंगे, मटेरियल कैसा है हमारा, मटेरियल हमारा आइसोट्रोपिक है। लेकिन जैसे ही मैं पॉइंट को चेंज करूंगा तो उस पॉइंट पे भी सारे डायरेक्शन में आपको इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम मिलेगा, लेकिन पिछले वाले पॉइंट्स के कंपैरिजन में आपको इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। ये सपोज हमारा एक मटेरियल है, किसी भी एक पॉइंट को आप कंसिडर कर लो, आपको सारे डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी, जेड डायरेक्शन में भी, सारे डायरेक्शन में क्या मिलेगा, आपको इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ई ई ई, मैं 3 डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकता है, तो हर डायरेक्शन में आपको इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। फिर मैं जैसे ही पॉइंट को चेंज करूंगा, इलास्टिक प्रॉपर्टी यहाँ पे भी आपको सेम मिलेगा ऑल डायरेक्शन में, जैसे कि E1 E1 E1। लेकिन दूसरे वाले पॉइंट के कंपैरिजन में यहाँ पे इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या मिलेगा, आपको डिफरेंट मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि मैं जैसे ही पॉइंट चेंज कर रहा हूँ, इलास्टिक प्रॉपर्टी चेंज कर जा रहा है। तो ये डिपेंडेंट है किस पे, पॉइंट पे, लेकिन इंडिपेंडेंट है किसके, इंडिपेंडेंट है ये डायरेक्शन के। डायरेक्शन के चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस properties of the isotropic material is independent of डायरेक्शन। और इससे पहले वाले केस में जब होमोजीनियस था तो क्या था हमारे पास, कि वो इंडिपेंडेंट था किसके, पॉइंट के चेंज करने से फर्क उसमें नहीं पड़ रहा था। तो हमारा मटेरियल, पहला एजम्पशन क्या था, हमारा मटेरियल होमोजीनियस होनी चाहिए और दूसरा मटेरियल हमारा क्या होनी चाहिए, आइसोट्रोपिक होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें मैक्रोस्कोपिक लेवल की तो हमारा मटेरियल कैसा होता है, नॉन होमोजीनियस और नॉन आइसोट्रोपिक होता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारा मटेरियल होमोजीनियस हो बट नॉन आइसोट्रोपिक हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारा मटेरियल नॉन होमोजीनियस हो लेकिन आइसोट्रोपिक हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारा मटेरियल नॉन होमोजीनियस हो और नॉन आइसोट्रोपिक हो, जैसे कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारा मटेरियल होमोजीनियस भी हो और आइसोट्रोपिक भी हो। तो अलग अलग 4 तरह के कम्बिनेशंस बन सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम उन कम्बिनेशंस की बात करते हैं और उन कम्बिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अब जितने भी कम्बिनेशंस हो सकते थे मैंने सारे ले लिए यहाँ पे, एक एक करके उठाते हैं। सबसे पहला कम्बिनेशन में क्या है, पहले हम ये चेक करेंगे कि होमोजीनियस है या नहीं है। तो होमोजीनियस चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इस पॉइंट पे देखा एक डायरेक्शन में क्या है, ई है। इस पॉइंट में भी देखा एक डायरेक्शन में क्या है, ई है। तो ये क्या है हमारा होमोजीनियस है। वाई डायरेक्शन में भी चेक कर सकते हैं, वाई डायरेक्शन में क्या है हमारे पास, ई डाइस है। यहाँ पर भी इस पॉइंट पे भी वाई डायरेक्शन में क्या है, ई डाइस है। तो हम बोल सकते हैं ये मटेरियल कैसा हमारा होमोजीनियस है, होमोजीनियस। अब आइसोट्रोपिक है या नहीं, आइसोट्रोपिक अब क्या प्रॉपर्टी है, आइसोट्रोपिक क्या बोलता है कि किसी भी पॉइंट पे आपको हर डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो ये पॉइंट में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम है क्या, हर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ई है, वाई डायरेक्शन में क्या है, ई डाइस है। तो हम क्या बोलेंगे, ये नॉन आइसोट्रोपिक है, नॉन आइसोट्रोपिक। उसी तरीके से हम इसका बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास, पहले देखेंगे होमोजीनियस है या नहीं है। तो होमोजीनियस चेक करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट पे एक डायरेक्शन पे इलास्टिक क्या मिलनी चाहिए, सेम मिलनी चाहिए। तो एक डायरेक्शन में क्या है, E1 है, पॉइंट को चेंज किए, एक डायरेक्शन में देखे क्या मिल गया, E2 मिल गया। तो हम क्या बोलेंगे, ये नॉन होमोजीनियस है, नॉन
होमोजीनियस। उसी तरीके से अब हम चेक करेंगे कि ये आइसोट्रोपिक है या नहीं है। तो हर पॉइंट पे, मतलब किसी भी एक पॉइंट पे आपको हर डायरेक्शन में क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी सेम मिलेगा। पॉइंट को देखा, एक डायरेक्शन में E1 है, वाई डायरेक्शन में E1 डैश है, यानी कि चेंज कर गया, डिफरेंट है हमारे पास, तो हम क्या बोल देंगे, नॉन आइसोट्रोपिक है, नॉन होमोजेनियस है और नॉन आइसोट्रोपिक है, ट्रोपिक। उस तरीके से यहाँ पे पहले देखेंगे होमोजेनियस है या नहीं है। तो होमोजेनियस चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा एक डायरेक्शन में आपको हर पॉइंट पे क्या मिलना चाहिए, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी सेम मिलनी चाहिए। तो इस पॉइंट पे देखा एक डायरेक्शन में क्या है, ई है, इस पॉइंट में देखा एक डायरेक्शन में क्या है, ई ही है, तो क्या बोलेंगे हम, ये मटेरियल कैसा है, होमोजेनियस है, होमोजेनियस। उसी तरीके से अगर हमें चेक करना हो आइसोट्रोपिक, तो किसी भी एक पॉइंट पे हर डायरेक्शन में क्या मिलनी चाहिए, सेम मिलनी चाहिए। तो एक पॉइंट पे देखा हर डायरेक्शन में ई, एक्स में भी ई, वाई में भी ई और जेड में भी ई, तो हम क्या बोल देंगे, ये मटेरियल कैसा है, आइसोट्रोपिक है, होमोजेनियस भी है और आइसोट्रोपिक भी है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इसको आप बताओगे हमें कमेंट करके, ठीक है, इसको आप खुद से बनाओगे कि क्या प्रॉपर्टी है इसका, और आप बताओगे इसको कमेंट करके, ठीक है। तो आज हमने जो देखा वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में कुछ बेसिक बातें देखी कि क्या क्या हमें डील करना पड़ता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, और क्या क्या एजम्पशंस देना पड़ जाता है हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एनालिसिस के लिए। तो एजम्पशंस को देख लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लोड और स्ट्रेसेस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।